शहीदों की चिताओं पर हर बरस जुड़ेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का बस यही आखिरी निशा होगा। 17 मई 1999 को कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर दुश्मन को ताबड़तोड़ मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे हमारे भारतीय सैनिक। भारत मां की रक्षा करने के लिए, देश के लिए प्राण न्यौछावर कर चुके थे वो जांबाज जिन्होंने एक पल ये नहीं सोचा घर परिवार का क्या होगा, क्योंकि वो भारत को अपना परिवार मानते थे और भारत माता की रक्षा करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मैं ऐसे ही शख्स की बात कर रहा हूं, वीर शहीद कैप्टन अमित भारद्वाज। जब उनका नाम लेते हैं तो पूरा शरीर जो है वो कहता है कि हम उनके घर में बैठे हैं, उनके परिवार के साथ में बैठे हैं और उनकी यादें आज भी ताजा रहती हैं हमारे दिल जहन में। पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो कैप्टन अमित भारद्वाज की है, जो 27 साल की उम्र में दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए शहीद हो गए थे भारत मां की रक्षा की। और उनकी बहन मेरे साथ में है, सुनीता जी। जो बलिदान देश के लिए न्यौछावर किया अमित जी ने, उनकी क्या यादें रही? क्या 8 तारीख को बात हुई? 8 तारीख को जो बात हुई थी वो मम्मी से हुई थी। उसको सामान लाने के लिए मम्मी ने बोला था उसको कि भाई ले में अच्छा सामान मिलता है, तो उसने कहा ठीक है मैं सामान आपके लिए लेकर आऊँगा। सामान आया बट अमित खुद नहीं लेकर आया। अमित के साथी जो अमित का पार्थिव शरीर लेकर आए थे वो उसके बॉक्स में उसका जो सामान आया था उसमें वो सारा सामान आया। यानी कि अपनी माँ के लिए वो सामान ऑलरेडी खरीद चुके थे। हाँ जी बिल्कुल, वो अपनी माँ के लिए सारा सामान खरीद चुके थे, वो उसी साथ में आया था। आज इतने सालों बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि एक माँ के लिए सामान तो भिजवाया था कैप्टन अमित ने, लेकिन दूसरी माँ के लिए जो मेन उनकी ड्यूटी बनती थी उसके ड्यूटी करने वक्त उन्होंने जरा भी ये नहीं सोचा कि मुझे अपने प्राण। हाँ, अमित ने खैर ये नहीं सोचा। जब वो बजरंग पोस्ट पे पहुंचे थे और 3 साइड से कवर फायर था, तो उसने जब अपनी टीम को बोला, जब वो कैप्टन सौरभ कालिया की सर्च पार्टी में थे, उसने अपनी टीम को बोला कि तुम पीछे रुको, मैं तुम्हें कवर फायर देता हूँ, एक एक कर नीचे उतरो, क्योंकि दुश्मन था ऊपर और हम थे नीचे, तो ऊपर चढ़ना और हम उनके बिल्कुल उस पे नॉक पे थे। तो हवलदार राजवीर ने उसको मना किया, नहीं साहब मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा। बाकी 30 जवान जो है वो नीचे उतर के आ गए। तो ये मैं मान के चलती हूँ कि एक माँ के लिए एक बेटा गया, लेकिन उस जवान ने जो अमित एक यहाँ आया था, अनिल नाम था उसका, उसको पैर में भी गोली लगी थी। उसने ये कहा था कि माता जी आप रोककर अपनी शहादत, मेरे सामाई साहब की शहादत का अपमान कर रही हैं, कि एक कोख उजड़ी है लेकिन उन्होंने 30 माओं की कोख बचाई है। कैप्टन अमित भारद्वाज ने अपने 30 साथियों को न सिर्फ सपोर्ट दी बल्कि उनको घायल होने से, इंजर्ड होने से बचाया। जी, उन्होंने कवर फायर दिया ताकि वो नीचे आके बेस कैंप में ये रिपोर्ट कर सकें कि बजरंग पोस्ट पे भी दुश्मन ने कब्जा कर रखा है। आप जगह गई और वहां जाकर के आपने देखा होगा, और उस मेमोरियल को देख करके सबसे पहली जो चीज जहन में आई वो क्या थी? वहाँ मेमोरियल पे जाने के बाद में खूबसूरत फिजाएं या ये सब चीज़ें सोच के कभी नहीं आता। वो पहाड़ की जब ऊंची चोटियाँ दिखती हैं, वो 3 पिंपल्स दिखते हैं जहाँ पे टाइगर हिल है और ये सारी चोटियाँ हैं वहाँ, फिर तब ये सुरसुरी मन में पैदा होती है कि कैसे हमारे फौजी जो भाई हैं, जितने हैं जवान हैं, ऑफिसर हैं, वो कैसे इन पहाड़ियों पे किस विषम परिस्थिति में, सर्दी भी, मतलब मौसम भी ऐसा खराब था, प्लस हमारा नेगेटिव पॉइंट ये रह गया था कि हम नीचे थे और दुश्मन हमारे ऊपर था। उनकी गोलियों की बौछार से बचते हुए और हमने जिस बहादुरी से भारत के जो वीर सिपाहियों ने जो वहाँ कब्जा किया है, उनको दुश्मन को खदेड़ा है, वो वाकई काबिल तारीफ है। आप लोगों की बात जो थी वो सिर्फ 8 तारीख को हुई थी, उसके बाद बात नहीं हो पाई? नहीं, 8 तारीख के बाद में हमारी उससे कोई बात नहीं हो पाई थी। हमारे पास में बस 8 तारीख के बाद में जो है आर्मी का लेटर 4 जून को हमारे पास में पहुंचा था कि अमित इज मिसिंग सिंस 17th of May। 60 दिन तक उनका पार्थिव शरीर जो था वो नहीं आ पाया था, और एक एक दिन और एक एक मिनट जो था वो भारी हो रहा था राजस्थान के लिए, आपके परिवार के लिए, देश के लिए। सब जानना चाहते थे क्या बताया गया कि किस तरीके से क्या पाकिस्तान की आर्मी ने या उनके लोगों ने टॉर्चर? नहीं, अमित का जो सीन था, कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 जवानों को जरूर बहुत बुरा टॉर्चर किया गया था। उनके तो नाखून निकाल लिए गए, ईयर ड्रम्स और आंखें फोड़ दी गई, उनके नेल्स डाली गई। अमित ने कवर फायर देते हुए किया, तो जैसे मैंने एक यूनिट ऑफिसर से भी पूछा था कि हम कैसे कह सकते हैं कि अमित ने सफ़र नहीं किया या वो ज़्यादा तड़पा नहीं, तो उनका यही कहना था कि उसकी दाढ़ी बड़ी हुई नहीं थी।
तो वो बताता है कि मतलब वो तड़पा नहीं है। उन्होंने लास्ट उनके जो बंदूकें उनके हाथ में मिली हैं और ट्रिगर पे उंगलियां थी, वो ये बताता है कि उन्होंने लास्ट मोमेंट तक अपने प्राणों की परवाह किए बगैर उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करी। 4 तारीख को लेटर आया था। 5 को मेरे पास में एक फ़ोन आ गया था जिसने ये बताया कि अमित नहीं है। मुझे एक बार तो विश्वास नहीं हुआ, बट लेकिन जब उसने और डिटेल्स बताई तो लगा कि हाँ, एक जेन्युइन कॉल है। फिर और सोर्सेज से भी हमने पता किया तो वहाँ से भी कंफर्म हुआ कि हाँ, ये सच है। बट मुझे ये कहा गया कि ये मैं बात अपने तक सीमित रखूँ, क्योंकि एक डेड बॉडी के लिए इंतज़ार करना घर वालों के लिए बहुत भारी काम होगा। हम ये मान सकते हैं कि एक घायल हो गया, उसको हेल्प मिल जाएगी, या कहीं खाई में गिर गया होगा, जब हमारी भारतीय फौज उसको ढूंढ निकालेगी तो वो आ जाएगा। क्योंकि उनका ये कहना था कि युद्ध कब ख़त्म होगा हमें ये पता नहीं, 10 दिन भी हो सकता है, 1 महीना 2 महीना भी हो सकता है। तो आप धीरे धीरे, तो मैंने अपने घर में किसी को नहीं बताया था ये बात डिक्लेयर हुई 13 जुलाई को जी न्यूज़ पे डिक्लेयर हुई थी दिन में 2:30 बजे की अमित और हवलदार राजवीर का शरीर वहाँ से, उनका पार्थिव शरीर वहाँ से बरामद किया गया और 15 जुलाई को उनको जयपुर लाया गया था। जब ये सब चीजें चल रही थी, जब कारगिल का युद्ध चल रहा था, आपको अखबारों के जरिए या खबरों के जरिए सब कुछ समझ में आ रहा होगा, तो जहन में क्या चल रहा था? मुझे तो सारी डिटेल्स ये चीज़ पता थी कि वो नहीं है, तो भी सारे जो लोगों ने बोला ताकि मम्मी पापा को थोड़ा सा भी डाउट नहीं हो कि क्या सीन है, तो मैंने वो सारे काम किए। हाँ, मम्मी पापा सब पूजा में लगे थे। पापा दिल्ली भी जाकर आए 2 बार सेना मुख्यालय में, सब आते ही वहाँ पे भी उनका यही जवाब था कि ही विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। तो जहन में यही था कि कब और कैसे, कब वो आएगा। बेसिकली मेरे जहन में तो था कि वो कब आएगा, कब होगा और कब ये चीज़ें, मतलब मैं जितना अपने अंदर 56 दिन तक वो उसको मैंने संभाल के रखा था, वो एक थोड़ा सा मुश्किल काम था, लेकिन भगवान ऐसे टाइम में आपको बहुत हिम्मत देता है। मैं जब ये सोच रहा हूँ कि एक बहन जिसके भाई की खबर जो थी वो 60 दिन के लिए आपको एक परिवार से छुपा के रखनी है, होल्ड करनी है, तो बहुत सारी चीजें मेरे जहन में है, लेकिन मैं उस चीज को समझ सकता हूँ कि आपने उस चीज को, उस दर्द को अपने सीने में किस तरीके से छुपा के रखा। आपको जब समझ में आ चुकी थी चीजें, जब आज वो नहीं है, तो घर को जिस तरीके से संभाला आपने, तो क्या मिस क्या किया? बहन ने सबसे ज्यादा मिस किया उसकी फिजिकल प्रेजेंस की, वो सामने है वो मिस किया, या उसके लड़ाई झगड़े मिस किए। बाकी फौज ने और जयपुर की जनता ने इतना सहारा दिया है, साथ में सपोर्ट में खड़े हैं। फौज में भी हमें, जैसे अमित को मैं यूनिट में राखी भेजती थी, अमित को भेजती थी मैं राखी, तो मैं यूनिट में 100 पीसेस राखी पिछले 25 साल से भेज रही हूँ। तो मुझे वहाँ के सीओ से, जो भी सीओ कमांडिंग ऑफिसर उस टाइम होता है उसका, उस वहाँ के जवानों का, एसएम साहब का, और जितने भी रैंक्स में, सबका मुझे सपोर्ट होता है। सब मुझे बड़े आदर से दीदी कह के बुलाते हैं, पैर छूते हैं। तो मतलब मुझे लगता है एक अमित मैंने खोया है, लेकिन मेरे पास में 100 अमित और खड़े हो गए हैं। फौज की यही एक खूबसूरती भी, बिल्कुल फौज की ये खूबसूरती है। हमारे जो हमने ट्रस्ट, जो अमित के नाम पे जो ट्रस्ट बनाया, उससे जो हमारे ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं, आज तक 25 कर चुके हैं हम, और जो डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं उसमें फौज का पूरा सपोर्ट होता है। जयपुर में जो जितने भी यहाँ पे यूनिट्स, उनका सबका पूरा सपोर्ट होता है, वो साथ में खड़े होते हैं। ये एक संदेश है लोगों के लिए कि फौज, अगर आपका बंदा चला गया कुछ समय बाद में, तो रिश्तेदार भी पूछना, कई बार ऐसी जगह होता है कि रिश्तेदार भी ठीक है अपने हाल पे छोड़ देते हैं, लेकिन फौज आपको पल पल पे आपका खबर लेती रहती है और पूरा सपोर्ट करती है। बड़ी बहन होने के नाते मैं ये पूछूंगा कि कैप्टन अमित जो थे, वो बचपन में किस तरीके से उनकी हॉबी रही, किस तरीके से उनका, क्योंकि आप ज्यादा समझती हैं, बड़ी बहन का छोटे भाई से जो लगाव रहता है, क्या खेलते थे, गेम खेलते थे, क्या उनकी शैतानियां रही होंगी, किस तरीके से वो घर में शैतानियां करते होंगे? शैतानी का तो जैसे स्पेशली जैसे मेरे साथ में होता था कि मैं बैठी, मेरे बाल खींच गया, मैं एकदम से मैं उसको पलट के एक चांटा मारती थी, या वैसे मारती थी, तो चिल्लाता था, तो दादी बोलती थी क्यों छोरे को मार रही है। तब मम्मी कहती थी कि इसने, पहले आप ये तो देखो कि पहले किसने छेड़खानी करी है। पढ़ाई में अच्छा था, बट लेकिन लापरवाह था, क्योंकि जब मैं उसके स्कूल में एज अ गार्जियन जब 10th 11th में था, मैं जाती थी, गई हूँ 2-3 बार, तो मुझे यही सुनने को मिला कि ही कैन डू बेटर। फौज में जाने का उसका सपना था, डायरीज वो लिखता था, उसमें भी उसने चीज़ें मेंशन किया था। जब वो फौज में पहुंचा था तो उसने यही कहा था कि मैं एक अपनी सही जगह पे मैं आ गया हूँ। बचपन का भी उसका ये याद है कि एक बार वो एक, जहाँ हम रहते थे, आपने पढ़ी है डायरी, हमने उसके जाने के बाद में पढ़ी है। आपको सबसे खूबसूरत चीज जो आप हमारे दर्शकों को बता पाएं कि उसकी, उनकी डायरी में जो सबसे खूबसूरत चीज आपको उनके शब्द लिखे?
डायरी में जो उसने शिंगो नदी के ऊपर जो अपना एक लेख लिखा था कि शिंगो नदी वहाँ से पाकिस्तान से बहती हुई जब हमारे भारत देश में आ रही है, वहाँ पे कितने ही घटों ने वहाँ पे छुआ होगा, कितने ही उस जल से वज़ू किया होगा, अपने हाथ मुंह और अपना चेहरा पाक किया होगा, और जब वो हमारे यहाँ पर आती तो अंजलि में भर के वहाँ हमने हमारे यहाँ पे सूर्य नमस्कार हुआ होगा। तो कि नदी तो एक निर्मल, एक तो माता है, नदी को हम माँ का स्वरूप मानते हैं, और उसका तो काम ही है निर्मल बहते रहना, कि उसको ये पता नहीं कि उसके जल को दोनों जगह पे हाथ लगाने वाले एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। दूसरा एक और जो उसका मेन डायरी का जो पेज था उसमें था दिवाली पे, कि दिवाली पे वो उसकी तीसरी दिवाली थी घर से दूर, जब से वो फौज में गया उसने दिवाली नहीं अटेंड करी, घर में दिवाली पे कभी नहीं रहा वो। तो उसने ये लिखा कि मैं कर्तव्य पूर्ति का वास्ता देते हुए अपने आप को मैं यहाँ पे दिवाली पे बंकर में अपना बैठा हुआ हूँ, और भी फौजी जवान मेरे साथ में हैं, जो कोशिश उनकी यही है कि वो फायर का जवाब दे रहे हैं, कोशिश यही है कि दुश्मन 1 इंच भी आगे ना बढ़ने पाए। लेकिन एक बालक है मन में जो ये सोच रहा है कि दिवाली पे मैं घर होता, मैं वहाँ पर मिठाई अपनी माँ के हाथ की मिठाई खा रहा होता, और दिया जलाते हुए मेरी माँ का भी हाथ रुकता होगा, मुझे वो सारा आरती की पावन घड़ी और जो पटाखे छुड़ाना है वो सब याद आ रहा है। लेकिन ये है कि मेरा कर्तव्य है जिसमें मैं जी जान से लगा हुआ हूँ, उसमें उसने उन दो कहता है कि मुझे ये तो है, मेरी माँ को ये तो है कि अगली दिवाली पर मैं या अगली छुट्टी में मैं घर आऊँगा। हालांकि वो उसके बाद में छुट्टी में घर पे आया था वैसे खैर बाकी, लेकिन दिवाली पे नहीं आ पाया। तो लेकिन उसने फिर उसमें 2 अपने फौजी भाइयों को भी, अपने जवानों को भी उसने श्रद्धांजलि अर्पित की थी। उसने ये लिखा कि मेरी माँ को तो संतोष है कि मैं अगली छुट्टी पे घर आऊँगा, बट लेकिन अरुण और सतपाल की माँ के लिए तो कोई भी छुट्टी और कोई भी दिवाली मायना नहीं रखती, क्योंकि अरुण और सतपाल ने अपनी जान अपने देश के लिए न्यौछावर कर दी। तो ये एक मन के जज्बात थे कि एक फौजी है, हम ये मानते हैं कि स्ट्रांग है, वो वहाँ लड़ रहा है, लेकिन नहीं, ही वॉज वेरी सॉफ्ट हार्टेड। गुस्सा तो नहीं देखा उसका, उससे ज्यादा गुस्सैल तो मैं हूँ। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस वक्त वो दुश्मनों के ऊपर चढ़े होंगे और दहाड़ रहे होंगे तो उनका अग्रेशन बहुत ज्यादा। ये इसी चीज से मैं बता सकती हूँ कि उसने अपने साथियों को, मतलब उसने कूल बहुत था जो उसके डिसीजन थे, कि कूलली उसने लिया, कि उसने क्विक डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो खैर सब में है हमारे यहाँ पर, तो उसमें यही चीज़ था कि उसने लिया कि भाई मैं कवर फायर देता हूँ, क्योंकि अगर वो उस टाइम ये डिसीजन नहीं लेता तो उसके फायर से वहाँ से जो दुश्मन की ओर से जो फायर आ रहा था 30 लोग नहीं, बाकी लोग भी चले जाते, वो भी नहीं बच पाते। तो एक उसका क्विक डिसीजन लेना, मतलब, और ये एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति जो एक वो ही ले सकता है। एग्रेसिव इन द सेंस वो ये जरूर था कि हाँ ठीक है मेरे बच्चे बच जाएं तो मैं दुश्मन पे जितना हो सकता है मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर मैं अपने बच्चों को बचाऊंगा। तो जो बड़ी बहन थी वो थी कैप्टन अमित भारद्वाज की बड़ी, जो बता रही थी कि बचपन में अमित जो थे वो किस तरीके के थे, और उन्होंने अपना जो डिसीजन लिया कवर फायर देने का, और 30 लोगों को न सिर्फ अपने साथियों को बचाया बल्कि मुंह तोड़ जवाब दिया, बजरंग चोटी पर पोस्ट संभालते हुए, कवर फायरिंग देते हुए, और 60 दिन तक उनकी बहन ने उनके शहीद होने की खबर जो थी वो अपने सीने में दबा करके रखी। देश के फौजी होते हैं, सेना के वो जवान होते हैं, वो रणबांकुरे होते हैं, जिनके आने की और घर से जाने की दोनों की जो बातें हैं वो शायद कोई जान नहीं सकता, पहचान नहीं सकता, उन चीज को कोई समझ नहीं सकता, लेकिन परिवार जो है ना वो बहुत अच्छे से समझता है, एक बहन बहुत अच्छे से समझती है। लेकिन आज कैप्टन अमित भारद्वाज की अगर चर्चा है तो वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक पल ये नहीं सोचा कि देश के लिए प्राण न्यौछावर करने हैं कि नहीं करने। उन्होंने वही किया जो उनका कर्तव्य बनता था। और फौज ये सिखाती है कि हिंदुस्तान में दुश्मन जब जब आंख दिखाने की कोशिश करेगा, हमारे रणबांकुरे एक सेकंड ये नहीं लगाएंगे कि क्या जवाब देना है। सामने दुश्मन होगा और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे सैनिक होंगे। ये तस्वीरें और ये मेडल्स, ये जो आप देख रहे हैं, ये अमित भारद्वाज की हैं और हमेशा वो हर भारतीय के दिल में जिंदा है। 4 मार्च को कैप्टन अमित भारद्वाज का बर्थडे था। दिल्ली में इंडिया गेट पे खड़े होकर के उन्होंने अपने मित्र संजू से कहा कि एक दिन मेरा भी यहाँ इस इंडिया गेट के पास में नाम लिखा होगा। कोई नहीं जानता था और उनके मित्र ने भी यही कहा कि क्यों इस तरीके की बातें कर रहे हो, क्योंकि इंडिया गेट पे जिन लोगों के नाम लिखे हैं
वो वर्ल्ड वॉर के नाम है। 20 साल बाद कैप्टन अमित भारद्वाज की वो कही हुई बात सत्य हुई और वहां 4 साल पहले एक म्यूजियम बना और उस म्यूजियम में उनका नाम अंकित हुआ। काश अमित भारद्वाज उस वक्त कुछ और कह पाते। 1999 में कारगिल युद्ध के बीच कैप्टन अमित भारद्वाज शहीद हो गए। मेरे ठीक पीछे जो वर्दी है वो कैप्टन अमित भारद्वाज की है। ये बताती है कि कैप्टन अमित भारद्वाज जो थे, जब बजरंग चोटी पर दुश्मनों के साथ में लोहा ले रहे थे और अपने साथियों को कवर फायर दे रहे थे, तो वो एक जांबाज सैनिक को लगातार इस फौज की वर्दी से ये समझ में आता है कि किस तरह से हमारे रणबांकुरे जो हैं दुश्मन के सामने दहाड़ते हैं, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए न सिर्फ लड़ते हैं बल्कि दुश्मन को पीछे ढकेलने का काम भी करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। ये आप कैप्टन अमित भारद्वाज के अस्थि कलश को भी देखेंगे, यहां जीवित हैं, इस घर में जीवित हैं। ये तस्वीर जो है ये बताती है कि हमारे रणबांकुरे आज भी न सिर्फ इस परिवार में बल्कि हिंदुस्तान के हर युवा के जहन में, हर युवा के दिल में अमित भारद्वाज जिंदा है। मेरे साथ में अमित भारद्वाज के माता पिता हैं और पहले सबसे पहले माँ से पूछना चाहूंगा, आपकी बात हुई थी 8 तारीख को? 8 मई को फोन आया था उसका और वहाँ से जो भी फोन आता था तो बात इको होती थी, 2 बार बोलती थी। शुरू में मैंने कहा तेरी आवाज़ 2 बार क्यों आती है, क्या डिस्टर्बेंस होता था? हाँ, इको होती थी ना, डबल आती थी आवाज़। तो कि मम्मी जब मेरी बात बिल्कुल ख़त्म हो जाए तब आप बोलो अपनी बात। तो 8 में तो मैंने उसको बोला कि बेटा यहाँ पर पिछली बार जब 8 मई के पहले जब ये जनवरी में आया था, छुट्टियों में आया था, तो मैंने कहा था कि मेरे को कई जने कहते हैं लेह में बहुत अच्छा सामान मिलता है, तो आज लाया नहीं, कि मम्मी आपकी बार में लाऊंगा। तो 8 तारीख को उसने मुझसे बोला कि मम्मी मैंने जो है आपके लिए कुछ खरीदा है। मैंने कहा क्या खरीदा? कि वो तो मैं आऊँगा जब बताऊँगा आपको। और वो तो आया नहीं, काले बॉक्स में वो सामान आया उसका। सिर्फ आखिरी वही बात? हाँ वही बात थी, आखिरी बस वही थी। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या सवाल करूं, लेकिन जब शहादत की बात होती है, देश की बात होती है, भारत माता की बात होती है, तो एक माँ जो है ना उसको सब समझ में रहता है कि उसने भारत माता के लिए जो प्राण न्यौछावर किए हैं वो कितना अमिट कार्य किया है। आपको बेटे के ऊपर गर्व तो है, लेकिन जो चीज आज तक चल रही होती है आपके जहन में वो क्या है? एक माँ के जहन में क्या चलता है? वो यही चलता है कि जैसे कहते हैं कि पूत के पग पाड़ नहीं दिख जाते हैं। वो जब छोटा था तो एक बड़ा सारा मैदान था जहाँ हम रहते थे, उस मैदान में ऐसे ही देखता रहता, कहता मम्मी देखो ना ऊपर हवाई जहाज उड़ता है, मैं तो यही उड़ाऊंगा, सबसे ऊंचा रहता है ये। इसलिए फिर 75 में मिसेस इंदिरा गांधी का बहुत नाम था, तो कहता है कि मम्मी इंदिरा गांधी सबसे बड़ी है। मैंने कहा हाँ बड़ी है, तो मैं तो वो बनूंगा। मैंने कहा उसके लिए पढ़ाई करो, तुम हवाई जहाज उड़ाओगे उसके लिए पढ़ाई करनी है, आपको इंदिरा गांधी बनना है उसके लिए आपको पढ़ाई करनी है। फिर कुछ समय बाद उसने कहा कि मम्मी अपन भगवान को ज़्यादा भगवान को सबसे बड़ा मानते हैं। मैंने कहा भगवान को सबसे बड़ा मानते हैं। क्यूरियोसिटी रहती थी पूछने? हाँ क्यूरियोसिटी रहती थी और रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं घबराता था। बचपन में भी टीन शेड से गिर जाना, कर जाना, नाली में घुस जाना ऐसे। तो कहता है कि मम्मी भगवान सबसे बड़ा होता है। मैंने कहा तो मैं तो एक दिन भगवान बनूंगा। अब ये मेरे लिए तो मेरा बच्चा ही है, लेकिन लोग बाग उसको हाथ जोड़ते हैं तो भगवान ही है वो एक तरह से। सबसे बड़ी चीज ये है कि अमित भारद्वाज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब लोग आपके पास आते हैं, आपके परिवार के पास में आते हैं, हर बरस जब कारगिल की जिक्र होता है तो आपके बेटे का जिक्र होता है, एक माँ को वो चीज फील होती है कि नहीं बेटा नहीं है, लेकिन जो चीजें भरपाई हो सकती थी वो देश ने दी। खैर भरपाई तो सबने दी है खैर, लेकिन इसकी तस्वीर को मैंने अपने यहाँ दिल में रखे
हर कमरे में मेरे इसकी फ़ोटो लगी हुई है, जहाँ जाती हूँ मुझे नज़र आता है। यहाँ भी आप देखो कितनी सारी वो लगी हुई है, यहाँ पर रखते हुए है। और मैं जो है ना, जो मैं देख रही हूँ, जो लोग बाग हमारे पास आते हैं, ये भी हमने देखा है कि मान लो कोई नहीं पहचानता है, किसी ने इशारा किया कि ये वो है, तो उनका देखने का नज़रिया एक बदल जाता है। मैंने बहुत महसूस किया हमने ये। तो गर्व से और सम्मान से। हाँ, गर्व से और सम्मान से है। और सबसे बड़ा, हमारे परिवार में कोई फौज में था नहीं, कभी नहीं था और अब भी नहीं है। दोनों पियर ससुराल में। तो फौज के बारे में हमें कुछ वो था नहीं, कुछ ऐसा। तो मैंने उसको कहा भी था कि हम अन्नू बोलते हैं उसको, कि अन्नू तू जा रहा है, देख लड़ाई में है। तो कह रहे मम्मी 71 के बाद कोई लड़ाई नहीं हुई, आप क्यों घबराते हो? मैंने कहा नहीं, ये छुपे हुए जो है ना, इन लोगों से डर लगता है मुझे। और शायद मेरी वही बात सही हो गई। और चल रहा था तो आपके जहन में क्या चल रहा था जब युद्ध चल रहा था? टीवी के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से आपने? मैं उसका लापता का था, तो मुझे एक ने तो ये भी बोला कहीं छिप गया होगा जाके, क्यों चिंता करते भाभी जी, आ जाएगा। मन गवा नहीं दे रहा था कि वो छिप जाएगा ऐसे, क्योंकि वो जो लेटर लिखता था उसमें लिखता था मम्मी मैं अपने मेरे जवानों के गेहूं में ये हो गया वो हो गया, कैसे क्या रखूं। मैंने कहा इतना चिंता करने वाला बच्चा जो है वैसा कभी नहीं कर सकता है। तो मेरी बेटी जो है वो बहुत बोल्ड है, इसको मालूम था, इसने किसी को भी नहीं बताया, अपने हस्बैंड तक को उसने नहीं बताया कि उसने सब पता कर लिया था, मैसेज आ गए थे उसके पास। तो मेरे से कहते कि आप सुंदरकांड का पाठ करो और मंदिर जाओ। मंदिर भेज देती थी मेरे को किसी न किसी, जयपुर में बहुत सारे मंदिर हैं। आपको बिजी रखने की कोशिश? हाँ, बिजी रखने की कि आप ना। और इसको अगर कोई कहता ये गई है रात को 12 बजे शमशान में गई है वहाँ पर, कि ना किसी पंडित ने कहा कि रात को 12 बजे शमशान में जाओ और ये करके आओ, तो गई है, जबकि इसको पता नहीं है वो। लेकिन हम मतलब दिखाने के लिए कि नहीं ठीक है, उसके लिए कर रहे हैं हम, चमत्कार हो जाए। हाँ, वो चमत्कार हो जाए। तो मैं बाद में जैसे मैं कहती, मैंने कहते वो तो आया नहीं, तूने भी इतना किया, मैंने भी इतना किया। तो कहता है कि आपके पास बॉडी तो आई है ना उसके पहले कभी, कारगिल के पहले कभी किसी की बॉडी नहीं आई, उनका वही संस्कार हो जाता था। हमने उसका मुंह नहीं देखा, बॉक्सअप था वो, मुंह नहीं देखा, लेकिन है ना कम से कम वो हमारे घर में यहाँ पर इस जगह पर उसको रखा गया था, वहाँ बाहर रखा गया था। मैं यहाँ बैठी थी तो गवर्नर साहब भी आए थे, गोविंद देव जी के मंदिर से भी आए थे कोई, तो सब जने आए थे। तो सबको इतना देख के मेरे को लगा रे मेरे बेटे ने तो बहुत ही महान कार्य किया है। और कुछ लोग फौज के लोग जो है ना वो साथ में आए थे उसके बॉडी के, कि भाई उन लोगों ने बोला कि जो उस समय थे युद्ध के समय, कि आप इनको बताना कि भाई क्या हुआ था वहाँ पर। तो बता रहे थे, तो मैं रो रही थी। तो एक बच्चा मुझे आँख निकाल के कहता है कि मम्मी माता जी आप ना रोएंगे नहीं, आप रो के हमारे साहब का अपमान नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कैसे? तो कहना नहीं, आपकी एक गोद खाली हुई तो क्या हुआ, हम 30 माओं की गोद उन्होंने बचाई है। तो मैं सोचने लगी कि हाँ, प्राउड का पल, वो प्राउड का पल था कि ऐसा भी होता है। तो मैं बड़ी बोल्ड हो गई। और जो हम आर्मी से हम संपर्क में, आर्मी लाइफ क्या है वहाँ जाना, क्या होता है, कैसे होता है, वो सब हमने उसके बाद में देखा है। इससे ज्यादा और क्या? हाँ, बस क्योंकि है ना जवान मेरे लिए तो ऐसे खड़े रहते हैं कि बस मत पूछो, मैं उतरती हूँ तो ऐसा ना हो कि आंटी का पैर कुछ वो स्लिप हो जाए, कुछ हो जाए, पकड़ने को तैयार खड़े रहते हैं। बड़ा काम जो था वो कैप्टन अमित भारद्वाज कर गए, लेकिन वो चाहते थे गॉड फादर बने, क्योंकि वो बुक पढ़ते थे। उनकी जहन में बहुत सारी अलग अलग चीजें चलती थी, लेकिन पिता से उनका किस तरीके का लगाव रहा। एक बच्चा जो रहता है वो पिता से थोड़ा सा दूर रहता है, माँ के नजदीक रहता है, लेकिन आपके साथ में उनका कनेक्शन किस तरीके का था? मेरा अच्छा लगाव था, हर बातें हम शेयर करते थे। और से पूछता था, जब मैंने 12th पास किया था तो मैंने उसे बोला तुम्हारा क्या कैरियर तुम्हें बनाना है। तो अपने पास ऑप्शन जनरली हर पेरेंट के पास में डॉक्टर और इंजीनियर का रहता है फर्स्ट प्रेफरेंस, इसके बाद में और भी हुए नहीं है जहाँ हो जा सकता है। तो मैंने उसे डॉक्टर बनना है,
करनी पड़ना है। बड़ा अजीब सा लगा। एक डॉक्टर जो बेस्ट प्रोफेशन कर रहा था, ताउम्र सेवा करता है, उसके लिए राजी नहीं। मैंने कारण क्या, क्यों नहीं जाना चाहते डॉक्टर? उसने एक डॉक्टर बनने के लिए आज की जो युग है उसके अंदर 13 या 14 साल चाहिए। उसने एक्सप्लेन किया कि 5 साल आपको MBBS करने में, 3 साल PG वगैरह करने में, जब तक आप सुपरस्पेशलिटी नहीं करोगे डॉक्टर की कोई वैल्यू नहीं है। बड़ा लॉजिकल लगा मेरे को। मैं बड़ा इंजीनियर नहीं बनना चाहता। तो ठीक है, क्या करोगे फिर? उसने कहा कि मैं टाइम बताएगा मैं क्या करूँगा, समय बताएगा मैं क्या करूँगा। उसने सिंपल ग्रेजुएशन किया राजस्थान यूनिवर्सिटी से। ग्रेजुएशन के बाद में बहुत सारे एवेन्यूज होते हैं कंपटीशन बैठने के, वो मैं बताता इसमें चले जाओ। जाता था, वो क्या करता था, किस महीने से करता था, मुझे इस बात का ध्यान नहीं मिला। फिर जब कम्बाइंड डिफेंस सर्विस का एग्जाम निकले, उसमें बैठा, पास हो गया, इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हो गया। तब उसने बताया कि मैं सिलेक्शन हो गया है, आप क्या कहना चाहते हो, मतलब मेरी आपकी क्या राय है? मैंने कहा हमारा कैरियर बन चुका है, बनाना, अब तुम्हें कैरियर बनाना है, यू आर ए फ्री बर्ड, जो तुम्हें चूज करना है, मुझे कोई एतराज नहीं है। कभी इकलौता बेटा हूँ, मैंने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी जब पैदा हुआ है तो उसकी डेथ निश्चित है, इसलिए मैं इस बारे में निश्चिंत हूँ और चिंता भी नहीं करता कि मेरा बेटा फौज में जाएगा, उसका कुछ हो जाएगा। सरप्राइज थे आपकी, आपका बेटा जिसको आपने कहा कि ऑप्शन के रूप में इंजीनियर या डॉक्टरी कर लो, लेकिन वो फौज की बाद में फौज की नौकरी का ऐसा था, उसमें हमें पता नहीं था कि क्या करना चाहता है और क्यों फौज में, क्यों इनक्लाइनेशन था। क्या उन्होंने कि मैं फौज में कभी नहीं किया। पर जब उसकी डायरी वगैरह हमारे पास आई, उनको देखने में पता पड़ा कि वो वास्तव में फौज का जाने का 20 साल की एज के अंदर से डिसाइड कर लेगा मुझे फौज में जाना है। क्योंकि उसने अपनी डायरी जो हमें देखने को मिली, मेरे को पढ़ने को मिली, उसमें लिखा हुआ था कि आज गॉडफादर उपन्यास पढ़ रहा हूँ। उसके पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद गॉडफादर बन गया हूँ। मेरी दिली तमन्ना है कि मैं गॉडफादर बनूं, पर ये पॉसिबल नहीं है। उनके जहन में एक चीज तो थी, क्योंकि 4 मार्च को उनका बर्थडे आता है, और 4 मार्च को जब उन्होंने दिल्ली के इंडिया गेट पे इस शब्द को कहा अपने दोस्त संजू से कि एक वक्त आएगा कि इस इंडिया गेट पे मेरा नाम भी लिखा होगा, और 4 साल पहले वो चीज साकार भी हो गई। उनके जहन में सब कुछ चीज चलती रहती थी। नहीं, ये चाहती चाहिए थी। ऐसे मैं बताऊँ आपको, उसमें अब डायरी जब पन्ने मैंने पढ़े तो एक दूसरे लगा कि मैं आज 20 साल का हो गया हूँ। ये कहा मुझे महसूस हुआ 20 साल का हो गया हूँ। 1/3 लाइफ बीत चुकी है। 1/3 लाइफ बीत चुकी है, मतलब 60 साल की उम्र के हिसाब से बीत चुकी है। अन्नू, तुम कुछ करो, तुम ऐसा काम करो दुनिया तुम्हें याद रखे। ये डायरी के पन्नों में लिखा हुआ था। उसने एक बात और डायरी में लिखी थी, अपने मन की बात किसी को मत बताओ। तुम क्या करने जा रहे हो किसी को मत कहो। तुम्हारी सफलता अपने आप लोगों को बता देगी आपने क्या किया है और क्या करना चाहते हो। शायद ये जो शब्द आप सुन रहे हैं ना, यही कैप्टन अमित भारद्वाज को अलग बनाते हैं। ये वो सोल्जर के शब्द थे जो बता रहे थे कि मन में बात रखो, आपकी सफलता सब कुछ बता देगी। कहानी है, दुनिया कहेगी। तो ये रहा, ये तो उसका बाकी बहादुर है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहादुर से मैं बताता हूँ कि अपनी डायरी में उसने लिखा कि आज दशहरा है, एनीमे ने 12:05 फायर ओपन कर दिया। इट इज ऑलवेज enemy who fire first. We reply them that we are alert. I would like to go to the enemy first, but I cannot do it because our instructions are such that we should not fire first. ऐसे भी कई ऐसी घटनाएं हुई है जो उसकी डायरी के पन्नों से पता पड़ा है। उसकी क्या पर्सनालिटी थी हम भी नहीं समझ पाए। जहाँ वो गया, जिस पोस्ट पे था, बजरंग पोस्ट पे था, दूसरे डालूनाग पोस्ट अलग है, वहाँ भी था। तो उसने अब 2-1 नरेशन दिए थे कि भाई आज फायर हुआ, फायर आकर गिरा पैरों में, ब्रश नहीं हुआ, हम बच गए। एक बार फायर आया, मैं और सूबेदार बंकर में घुस गए। तो एक बार हम ट्रक से गिर गए, 10 आदमी शहीद हो, 8 आदमी शहीद हो गए, 10 को इंजरी आई। तो उसने लिखा कि इस पोस्ट पे आने के बाद में कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, पर somebody more powerful will protect me at this post. After all the incident, I am more charged up. कोई था जो लगातार प्रोटेक्ट कर रहा था। हाँ, कर रहा था। पॉजिटिविटी लगातार उनके जहन के बाद में उसने घबराया नहीं इस इंसिडेंट से। उसने कहा आई एम मोर चार्ज एंड हैविंग मोर कॉन्फिडेंस। अदरवाइज तो होता क्या, जनरल कोर्स में लोग बाग होते हैं यार कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, पर बाद मोर चार्ज अब मतलब बड़ी हिम्मत से कहा। शहीद होने के बाद जब एक पिता अपने बेटे की उस डायरी को पढ़ रहा था, तो ये जिक्र उस वक्त आ रहा था कि जिस चोटी पर
मुस्तैद थे कैप्टन अमित भारद्वाज, वहां उनको पॉजिटिवनेस मिलती थी। उनको लगता था कि कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि जब दुश्मन फायर करता था तो फायर उन तक पहुंच नहीं पाते थे, आसपास रुक जाते थे। कोई हादसा होता था तो उनके साथ वाले जवान और वो जवान जो थे वो इंजर्ड हो जाते थे, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं आती थी। और यही कारण था कि वो वहां खुल करके दुश्मनों को न सिर्फ दहाड़ कर पीछे ढकेलते थे, बल्कि उनसे लोहा लेते थे। और यही कारण रहा कि वहां उनको पता था कि यहाँ कुछ तो है जो मेरा साथ दे रहा है। ये शब्द उस डायरी में लिखे हुए थे जो अमित भारद्वाज लगातार अपने शब्दों के शामियाने को लगातार बुनते जा रहे थे, बताते जा रहे थे, एक एक पल का जिक्र करते जा रहे थे कि कैसे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और क्या चीज चल रही है। कभी आपको लगा कि अमित भारद्वाज डायरी भी लिखते हैं? नहीं, चुपचाप लिखते थे। चुपचाप लिखते, अपनी डायरी लिखते थे, अपने पास रखते थे। जब उनका सामान आया, कम से कम 15 डायरी के आस मिली है इसमें। 15 डायरी मिली है, जो 20 साल या 19 साल की उम्र से लिखना शुरू कर दिया था उसने। अरे उनकी हॉबी घर में किसी तक नहीं, किसी को नहीं पता, चुपचाप रहते थे। चुपचाप अपने लिख लिया, ठीक है। अच्छा, एक पिता को उस डायरी में सबसे अच्छी लाइन क्या लगी? उसका यही है कि भाई मुझे कुछ करना है, अपनी बात, मन की बात मत जाओ और आप करते रहो। आपकी जो सफलता है वो अपने आप को बता देगी कि आपने क्या किया है। आज के युवाओं के लिए ये लाइन जो है ना वो इतनी गहरी है कि आप अपने मन में रखो कि क्या करना है। सफलता आपकी सब कुछ बता देगी कि आपने किया क्या है।